देखिए, मुस्लिम आरक्षण पर इस वक्त देश में काफ़ी ज़्यादा माहौल बना हुआ है और सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या मुस्लिम आरक्षण के आधार पर 2024 चुनावों में या तो किसी की जीत होगी या किसी की हार होगी। देखिए, अब आपको ये जानना है कि आखिरकार मुस्लिम आरक्षण पर या आरक्षण पर हमारा संविधान क्या कहता है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, मुस्लिम आरक्षण पर संविधान में क्या क्या है। दूसरा, कहाँ कहाँ मिलता है मुस्लिम आरक्षण। तीसरा, मुस्लिम आरक्षण पर ईसी का बीजेपी पर क्या एक्शन हुआ। चौथा, मुस्लिमों पर क्यों भिड़ गए हैं इंडिया और एनडीए गठबंधन। पांचवा, क्या है मुस्लिम आरक्षण का इतिहास। आपको आज सब कुछ विस्तार से जानना है। तो नमस्ते, मैं हूं रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यही है कि आखिरकार मुस्लिम आरक्षण पर संविधान क्या कहता है और ये शो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको भी पता है चुनाव इस वक्त हिंदू मुस्लिम पे आ गया है और कई लोग अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई के साथ आपको मैं आज फैक्ट्स बताने वाली हूं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूं कि देखिए 1949 की बात है। संविधान ड्राफ्ट में अनुच्छेद 296 में क्या किया गया, अल्पसंख्यक शब्द को हटाकर एससी और एसटी किया गया, यानी एससी और एसटी के तहत आपको आरक्षण दिया जाएगा। ये संविधान और यही अनुच्छेद 296 अब क्या हो गया है 335। अब ये अनुच्छेद 335 क्या कहता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, इनफैक्ट उसकी तस्वीर भी बताऊंगी। लेकिन आप पहले ये देखिए कि अनुच्छेद 16(4) यानी 16(4) के तहत किसी भी राज्य को यह आजादी दी गई कि वो अपने हिसाब से वहां के जो राज्य के पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण दे सकते हैं। अगर किसी भी राज्य को लगता है कि कोई भी समुदाय को सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, यानी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो वो अपने हिसाब से उस पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे सकते हैं। तो देखिए, मुस्लिम आरक्षण की सब कैटेगरी होती है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण नहीं दिया जाता है, उसको सब कैटेगरी में डाला गया है क्योंकि उनके जो स्टेट ने ये पाया है कि उनकी जो जातियों को है पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। तो ये धर्म के आधार पर नहीं है, लेकिन क्योंकि मुस्लिम आरक्षण इसलिए बनाया गया और उनकी भी ओबीसी में सब कैटेगरी बनाई गई। देखिए, मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया है, उनको पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया है। अब अनुच्छेद 341 की अगर मैं बात करती हूँ, और अक्सर विपक्ष इस अनुच्छेद का इस्तेमाल कर बीजेपी पर आरोप लगाता है कि देखिए अनुच्छेद 341 का 1950 का राष्ट्रपति आदेश है, इसको विपक्ष चुनौती देता है। उसमें यह लिखा हुआ है कि देखिए एससी यानी शेड्यूल कास्ट उन्हीं को ही कंसिडर किया जाएगा, या तो वो हिंदू हैं, या तो वो सिख हैं, या तो वो बौद्ध हैं। तो देखिए 1956 में सिख को भी इसमें इंक्लूड किया गया और 1990 में बौद्ध को भी इसमें इंक्लूड किया गया, लेकिन इसमें मुस्लिम और ईसाई अभी भी बाहर हैं। लेकिन इस पे केंद्र सरकार माने बीजेपी ये कहती है कि देखिए मुस्लिम और ईसाइयों में ये छुआछूत वाली सोशल इंजस्टिस नहीं होती है, तो उनको इससे बाहर ही रखना ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति के पास ये संविधान में हक दिया गया है कि वो अपने हिसाब से एससी और एसटी की जो कैटेगरीज में कौन कौन से समुदाय आएंगे वो डिसाइड कर सकते हैं। और 1950 में राष्ट्रपति के ये आदेश होते हैं कि देखिए एससी उन्हीं को ही माना जाएगा जो कि या तो हिंदू हैं, या फिर वो सिख हैं, या फिर बौद्ध हैं। अब देखिए, दो सवाल पूछे जाते हैं कि दलित मुस्लिमों और दलित ईसाइयों का क्या होगा। धर्म बदलने वाले मुस्लिम और ईसाइयों को दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कि देखिए यहाँ पर धर्म परिवर्तन भी तो होता है, कभी मुसलमान जो है वो हिंदू धर्म को अपना लेता है और जो हिंदू या दलित होता है वो मुसलमान या ईसाई बन जाता है। तो आखिरकार ये जो धर्म परिवर्तन होते हैं तो इन पे भी आरक्षण चेंज होगा, क्या उनको मिलेगा कि नहीं। तो इस सवाल का जवाब अभी तक हमारे पास नहीं आ पाया है क्योंकि इस पे अभी तक संविधान में कुछ कहा नहीं गया है। अब देखिए, मैं आपको सबूत दिखा देती हूँ कौन कौन से आर्टिकल्स की मैंने बात की है, और मैं आपको अंग्रेजी में भी बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले ये जो 3 रिजर्वेशन के रिलेटेड आर्टिकल है मैंने आपको सबको बता दिया है। आर्टिकल 16(4), नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। मतलब स्टेट को ये आज़ादी है कि वो अपने हिसाब से जो ये बैकवर्ड क्लास हैं उनको आरक्षण दे सकते हैं। आर्टिकल 335 जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसमें लिखा हुआ है, इसमें जो बैकवर्ड क्लास है वो तो हटा दिया गया है, लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए 335 का मैंने आपको एक और बड़ा वर्जन दिखा दिया है और इसमें साफ आप देख सकते हैं एससी और एसटी लिखा हुआ है। फिर आगे आइए 16(4) का भी मैंने आपको थोड़ा बड़ा बता दिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट, मतलब ये राज्य को आज़ादी देते हैं कि बैकवर्ड क्लास को अपने हिसाब से वो लोग आरक्षण दे सकते हैं, और इसलिए ही
कई जगह पर मुस्लिम आरक्षण को सब कैटेगरी में डाल के उनको आरक्षण दिया जा रहा है। और एक और देखिए 16(4) तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन 16(1) भी ये कहता है देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस। यहाँ पे 16(1) कहता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन 16(4) ये कहता है कि बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन स्टेट दे सकती है। आगे देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, देखिए वेबसाइट से मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट निकाला है और इसमें मैं आर्टिकल 15 की बात कर रही हूं, जिसमें लिखा हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब संविधान ये हक नहीं देता है कि आप किसी को भी उनके या तो रिलीजन यानी धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर उनके साथ भेदभाव करो। ये आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। लेकिन इसमें यह भी बोला गया है स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन एंड स्पेशल प्रोविजन फॉर, देखिए, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। अब देखिए आप ये भी पढ़ लीजिए कि आर्टिकल 46 क्या कहता है। द स्टेट शेल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल एंड इन पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन एक्सप्लॉयटेशन। माफ कीजिएगा, तो ये मैंने आपको सारे सेक्शंस जो भी इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स थे वो सब यहाँ पर बता दिए हैं। और आपको ये भी देख लेना चाहिए कि जो मैं 1950 के ऑर्डर की बात कर रही थी, देखिए सामने है आपके, और इसमें अगर आप यहाँ नजर डालेंगे और इसमें साफ लिखा हुआ है नो पर्सन हु प्रोफेसेस अ रिलीजन डिफरेंस फ्रॉम द हिंदू, द सिख और द बुद्धिस्ट रिलीजन शेल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ ए शेड्यूल्ड कास्ट। यानी एससी में वही होंगे, या तो वो हिंदू होंगे या वो सिख होंगे और वो बौद्ध होंगे। और इसके लिए मैंने जो है ये ओरिजिनल कॉपी भी आपके लिए निकाली है, देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अगस्त 11, 1950, और साफ इसमें ये प्रावधान लिखे हुए हैं कि जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, उनको पूरा हक है। और प्रेसिडेंट ने कहा है कि आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर्स एंड राज प्रमुख हमने डिसाइड किया है कि एससी वही माना जाएगा जो हिंदू है, सिख है या फिर बौद्ध है। अब जल्दी से आ जाते हैं कि आखिरकार कौन सी दूसरी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनका सहारा विपक्ष लेता है और सरकार के ऊपर आरोप लगाता है कि आप लोग इनकी सिफारिशों को क्यों नहीं ध्यान से देखते हो। देखिए मंडल आयोग की अगर मैं बात करती हूँ, मुस्लिम जातियों को ओबीसी सूची में डालता है। 82 सामाजिक वर्ग जो हैं वो पिछड़ा मुसलमान मंडल आयोग की तरफ से माना जाता है। 1992 में इंदिरा साहानी बनाम वर्सेस केंद्र सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, उन्होंने माना था कि सामाजिक समूह पिछड़ा तो पिछड़ा वर्ग मानो, यानी धर्म के आधार पर नहीं, लेकिन अगर चाहे वो मुस्लिम ही समुदाय क्यों ना हो और अगर वो पिछड़ा हुआ है, अगर वो क्राइटेरिया पे बैठ रहा है तो उसको आरक्षण मिलेगा, फिर चाहे उसकी धार्मिक पहचान कुछ भी हो। फिर आगे देखिए यूपीए सरकार ने क्या करते हैं, यूपीए सरकार 2012 में एक कार्यकारी आदेश पास करते हैं जिसमें 27% मौजूदा ओबीसी कोटा में 4.5 अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज को कहते हैं कि जो ओबीसी कोटा है उसमें 4.5% अल्पसंख्यक को दे दो। लेकिन चुनाव आयोग जो है वो सरकार के इस आदेश को रोक देता है, क्योंकि जब सरकार ने, यूपीए सरकार ने 2012 में ये चीज पास करवाई थी तो उसके पहले देखिए यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में विधानसभा चुनाव चल रहे थे और उसके कुछ टाइम पहले ही इन लोगों ने ये जो सर्कुलर है वो जारी किया था, तो चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी थी। अच्छा, दो और ऐसी रिपोर्ट्स है जिसका हवाला विपक्ष देकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं। एक तो जस्टिस राजेंद्र सच्चर समिति, देखिए 2006 की रिपोर्ट है और इसमें ये माना गया था कि मुस्लिम समुदाय एससी, एसटी और ओबीसी से भी पिछड़ा हुआ है। पूरा मुस्लिम समुदाय इन्होंने ले लिया और बोला कि एसटी, एसटी, ओबीसी को तो मिल जाता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय जो इनसे भी पिछड़ा है उनको आरक्षण नहीं मिलता है। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा समिति की रिपोर्ट 2007 की ये कहती है कि अल्पसंख्यकों को 15% आरक्षण मिलना चाहिए, जिसमें से मुस्लिमों को 10% मिलना चाहिए और बाकी के अल्पसंख्यकों के लिए 5% की सिफारिश की गई थी। और ये सिर्फ सिफारिश, मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स हैं, सिर्फ सिफारिश की गई थी, लेकिन सरकार ने इनको माना नहीं था। और बीजेपी इस पे ये कहती है, आज ही योगी जी का बयान आया है कि ये कांग्रेस की ही सरकार थी जिसमें ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी जो कि मुस्लिमों के पक्ष में थी। और अभी मैं आपको और आगे बताने वाली हूँ कि ये एनडीए और इंडिया की जंग आखिरकार क्या चल रही है। अब दूसरा जल्दी से देख लेते हैं कि कहां कहां मिलता है मुस्लिम आरक्षण। तो देखिए मुस्लिम की 36 ऐसी जातियां हैं जिनको ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जाता है, रिपोर्ट कहती है, और ये सब केंद्रीय स्तर पर मिलता है और बाकी सब आरक्षण राज्य के हिसाब से मिलता है। मैं आपको बता चुकी हूं, आर्टिकल 16 संविधान का जो उसका 4वां क्लॉज है जो मैंने आपको बताया था, वो ये कहता है कि राज्य के पास आज़ादी है। और इसमें एक और क्लॉज है कि जिनकी कमाई, सालाना कमाई 8 लाख रुपए से ज्यादा होती है, फिर चाहे या तो वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उनको क्रीमी लेयर बोला जाता है।
जाता है, तो उनको आरक्षण नहीं मिलता है जिनके सालाना कमाई, परिवार की सालाना कमाई 8 लाख से ज्यादा है। अब आ जाइए कि मैंने देखिए बता दिया कि भले ही फिर वो जाति पिछड़ा वर्ग से ही हो, लेकिन क्योंकि वो क्रीमी लेयर होती है तो उनको आरक्षण नहीं दिया जाता है। अब जल्दी से देख लीजिए कौन से राज्य में कितना आरक्षण मिलता है। देखिए केरल में ओबीसी का कोटा है 30%, मुस्लिमों को उप कोटा मिलता है, नौकरियों में तो 10 से 12% मिलता है और हायर एजुकेशन में 7 से 8% मिलता है। केरल की बात कर रही हूँ। कर्नाटक में देख लीजिए 32% ओबीसी कोटा के भीतर 4% मुस्लिमों को मिलता है और इस पे ये मोदी सरकार और सिद्धरामैया सरकार बहुत लड़ भी चुके हैं। तमिलनाडु में देख लीजिए 3.5% मुस्लिम आरक्षण को सब कैटेगरी में डाला गया है। आंध्र और तेलंगाना की बात करती हूँ तो 2004 से ये सिलसिला शुरू हुआ था, अब तो ये दोनों अलग हो गए हैं। 2004 में तो एक ही थे और 2013 के बाद से, क्योंकि ये जो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, आज तक फैसला नहीं हुआ है और 2013 से जो ये मामला लटका हुआ है, तो अभी आंध्र और तेलंगाना के मुस्लिमों को 4% आरक्षण मिलता है। देखिए जब तेलंगाना 2014 में अलग होता है तो 2017 में वहाँ की जो उस वक्त जो सरकार होती है, बीआरएस जो अब है, उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि हम मुस्लिमों को 12% आरक्षण देंगे, लेकिन केंद्र ने उनकी ये मांग रद्द कर दी थी। आगे देखिए कि बिहार में भी कुछ मुस्लिम जातियों को, जो कि अति पिछड़ा वर्ग हैं, उनको 18% आरक्षण दिया जाता है। 73% मुस्लिमों को पिछड़ा वर्ग, ये देखिए एक सर्वे आया था, आपको पता होगा, जातिगत सर्वे करवाया गया था बिहार में 2023 में, यानी पिछले साल, और उसमें पाया गया था कि 73% मुस्लिम जो हैं वो पिछड़ा वर्ग में आते हैं। फिर आगे आ जाइए, अभी जो हुआ है जिस पर विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि आंध्र प्रदेश में एनडीए की जो सहयोगी है टीडीपी, यानी टीडीपी और बीजेपी का गठबंधन है आंध्र प्रदेश में, वहां पर टीडीपी ने ये ऐलान किया है, ये चुनावी वादा किया है कि हम 4% मुस्लिम आरक्षण का वादा करते हैं और सारे मुस्लिमों को 4% आरक्षण देंगे। और ये नायडू ने अपने, टीडीपी जो है इन्हीं की पार्टी है, और इस पे विपक्ष यही कह रहा है कि मुस्लिम मुस्लिम मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के जो साथी हैं आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन के, वही कह रहे हैं कि हम 4% देंगे। तो ये कैसी राजनीति होगी? और आप ये कुछ तस्वीरें, स्क्रीनशॉट्स भी देख लीजिए जो मैंने आपके लिए निकाले। देखिए केरल की अगर मैं बात कर लेती हूँ, साफ साफ लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इन स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज। इधर आप देखेंगे मुस्लिम, और भी कैटेगरीज हैं, लेकिन अगर आप मुस्लिम देखेंगे तो 12 इधर और 10 इधर, मतलब ये फॉर क्लास 4 ये 10 और पोस्ट अनदर देन 4 क्लास ये 12 इधर लिखा हुआ है। और भी हैं, देखिए हिंदू नादर, SC कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी, विश्वकर्मा, ये सारे उस पर अगर आप केरल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाते हैं, देखिए हायर सेकेंडरी सोर्सेज मुस्लिम को 7, यहाँ पर 8। फिर आप देंगे प्रोफेशनल मेडिकल पोस्ट, तो मुस्लिम को कितना मिलता है? 2%। तो ये सारे स्क्रीनशॉट्स जब मैंने इसके बारे में रिसर्च कर रही थी तो मुझे मिलते हैं। देखिए स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर देखिए प्रोफेशनल डिग्री, साइंस कोर्सेज, ये पूरे। अब तीसरा बात कर लेते हैं कि मुस्लिम आरक्षण पर ईसी का बीजेपी पर क्या एक्शन हुआ। तो देखिए सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने, बीजेपी कर्नाटक ने जो एक पोस्ट डाला था एक्स पर, उसको हटवा दिया गया, उस पर एक्शन हुआ। और अब तो पुलिस ने समन भी कर लिया है, कर्नाटक पुलिस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा और मालवीय, जो कि सोशल मीडिया हेड है वहां पर, अमित मालवीय, उनको कर्नाटक पुलिस ने समन भी भेज दिया है। अब मैं बता देती हूँ आपको वो पोस्ट क्या है, आगे बताती हूँ। और इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कर्नाटक सरकार के 4% के आरक्षण पे भिड़ी हुई है, क्योंकि जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने वो आरक्षण हटा दिया, लेकिन फिर एक बार फिर से जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने वापस ये आरक्षण दे दिया। तो देख लें कि मुस्लिम आरक्षण पे कैसे बीजेपी और कांग्रेस सरकार में फेरबदल कर रही है। अब वो पोस्ट देख लीजिए जो बीजेपी कर्नाटक ने किया था। देखिए पोस्ट अगर मैं आपको बताऊंगी, ये थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है, तो एक कार्टून है जो कि राहुल गांधी जैसे लग रहे हैं और ये सिद्धरामैया जैसे लग रहे हैं। और ये जो अगर आप अंडे देखेंगे, इसमें एक अंडा जो है मुस्लिम का है, एक एसटी का है, एक एससी का है, एक ओबीसी का है, थोड़ी सी इमेज कट गई है। और अगर आप दूसरी पिक्चर देखेंगे तो इसमें राहुल गांधी के जो कार्टून है वो ऐसा लग रहा है कि वो फंड्स देते हुए दिख रहे हैं मुस्लिम में से, जो मुस्लिम अंडे से निकला है, उन्होंने टोपी भी पहन रखी है। तो ये साफ साफ आरोप हैं कि अगर राहुल गांधी यानी कांग्रेस की सरकार आती है तो जितने भी फंड्स हैं वो सारे के सारे मुस्लिमों को चले जाएंगे और जो ये बाकी के हैं वो सब देखते रह जाएंगे। और इसी पोस्ट पर बवाल हो गया है और इसी पोस्ट को ईसी ने हटवा दिया था क्योंकि मुस्लिम आरक्षण के आधार पर था। और उसके बाद नड्डा और मालवीय को कर्नाटक पुलिस ने समन भी भेजा है। अब चौथा जल्दी से देख लेते हैं कि आखिरकार मुस्लिमों पर और ये मुस्लिम आरक्षण पर क्यों भिड़ गए हैं इंडिया वर्सेस एनडीए। तो देखिए आप सबने लालू जी का वो बयान सुन लिया होगा कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। फिर मोदी जी ये कहते हैं कि लालू जी ने ये कह के इंडिया के जो फोकस है, इंडिया का जो एम है वो क्लियर कर दिया है कि सब लोग ये जो है मुस्लिमों को देना चाहते हैं। कांग्रेस ये बोलती है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं। फिर तेजस्वी ने एक पोस्ट किया, उन्होंने कहा है कि आरक्षण के खिलाफ है मोदी। लेकिन अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि मुस्लिमों का असर कितना परसेंटेज पड़ता
पड़ता है, किन किन सीटों पर पड़ता है। तो देखिए, लोकसभा की 35 सीटों पर 30% से ज़्यादा मुस्लिम हैं, 38 सीटों पर 30% के जितने मुस्लिम हैं। तो अगर इनको जोड़ा जाए तो 145 सीटें ऐसी हैं जहां पे 11 से 20% मुस्लिम, यानी अगर आप इन सबको मिला देंगे तो कुल 218 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम फैक्टर यानी हार जीत के लिए मुस्लिम वोट के मायने बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पर जो 218 सीटें हैं वहाँ पर मुस्लिम वोट ही हार और जीत का तय करते हैं। तो जो पूरा फोकस है इन नेताओं का ये 218 सीटों पर है। आगे बढ़िए, 30% से ज़्यादा यूपी की, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ पर 30% से ज़्यादा मुस्लिम है। तो देखिए, यूपी की 8 सीटें हैं, असम की 4 हैं, पश्चिम बंगाल की 9 हैं, बिहार की 3 है, केरल की 4 हैं, तेलंगाना की 1 है, लक्षद्वीप की 1, जम्मू कश्मीर की 5। तो अब मैं आपको बताती हूं कि आखिरकार मुद्दे क्या सर्कुलेट कर रहे हैं। तो देखिए, राम मंदिर तो आपको पता ही है, मोदी जी का बयान ताजे में कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो राम मंदिर पर ताले लगवा देगी। फिर प्रमोद कृष्णम ने भी ये कहा है कि राहुल तो यही चाहते थे कि राम मंदिर का फैसला पलट दिया जाए। फिर देखिए, मंगलसूत्र वाला आपको पता होगा कि सैम पित्रोदा इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में बात करते हैं और फिर मंगलसूत्र का मुद्दा छा जाता है। मोदी जी कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेगी कांग्रेस आपके। फिर मुस्लिम आरक्षण, मैंने आपको बता ही दिया, पूरी बात आ जाती है कि सब कुछ मुस्लिमों को दे देगी कांग्रेस सरकार, ये मोदी जी के आरोप हैं। मनमोहन जी का भी जिक्र हो जाता है कि मनमोहन जी ने भी कहा था कि माइनॉरिटीज का सबसे पहला हक है, स्पेशली मुस्लिम्स। फिर देखिए, सैम पित्रोदा, अब मैं आपको एक अपडेट दे देती हूं कि कांग्रेस ने सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज चेयरमैन से हटा दिया है, मतलब उन्होंने खुद ने इस्तीफा दिया है। आज एक बहुत बड़ा बवाल हो गया था, उन्होंने ये कह दिया था कि पूरा पश्चिम के जितने भी लोग हैं तो एक तो चाइनीज जैसे दिखते हैं, एक अरब जैसे दिखते हैं, एक अफ्रीकन जैसे दिखते हैं, एक अमेरिकन जैसे दिखते हैं। तो इस पर इतना बवाल हुआ कि कांग्रेस ने खुद आकर बोला कि सैम पित्रोदा का बयान गलत है और फिर सैम पित्रोदा ने खुद ने ही इस्तीफा दे दिया। तो अब वो इंडियन ओवरसीज के जो कांग्रेस नेता नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक बयान दे दिया था और राम मंदिर पे भी उन्होंने टीका टिप्पणी की थी। अब आप देख लीजिए कि तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में क्या लिखा है। तो देखिए, हमारी पहल पर ही बिहार कैबिनेट ने राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में वंचित जातियों का आरक्षण 50% से बढ़ाकर ये 65% किए जाने संबंधी संशोधित प्रावधानों को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार से बारंबार अनुरोध किया, लेकिन आरक्षण विरोधी बीजेपी सरकार ने गलत मंशा से चलते अभी तक इसे 9वीं सूची में नहीं डाला है। तो तेजस्वी भी इसी मुद्दे पर पोस्ट करते और बताते हैं कि बीजेपी और मोदी सरकार एकदम आरक्षण विरोधी है। अब पांचवा आप देख लीजिए कि आखिरकार मुस्लिम आरक्षण का इतिहास क्या है। धर्म के आधार पर आरक्षण पहली बार 1936 में त्रावणकोर कोचीन राज्य में शुरू किया गया था। 1952 में इसे सांप्रदायिक आरक्षण में बदल दिया गया। यहाँ मुस्लिम जिनकी आबादी 22% थी उनको ओबीसी में शामिल किया गया और 1956 में केरल राज्य के गठन के बाद सभी मुसलमानों को 8 सब कोटा श्रेणियों में से एक में शामिल किया गया था और ओबीसी कोटा के भीतर 10% का एक उप कोटा बनाया गया था। अब अगले राज्य की बात करते हैं। जस्टिस ओ चुनप्पा रेड्डी 1990 की अध्यक्षता में कर्नाटक के तीसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के यानी हवानूर, जो कि 1975 में था, और वेंकट स्वामी 1983 आयोग की तरह पाया कि मुसलमान पिछड़े वर्गों में शामिल होने की शर्तों को पूरा करते हैं। 1995 में मुख्यमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार ने ओबीसी कोटा के तहत 4% मुस्लिम आरक्षण लागू किया। ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल 36 मुस्लिम जातियों को कोटा में शामिल किया गया। अब देवेगौड़ा की जेडीएस ने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम कोटा खत्म करने के बसवराज बोमई सरकार के फैसले की आलोचना की थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोमई सरकार के फैसले पर रोक लगाती थी और मैं अब आपको बता दूं कि जेडीएस और बीजेपी एक ही साथ एनडीए गठबंधन में है। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आखिरकार कहां अटका है मामला। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में भी मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश की गई थी, लेकिन अदालत ने इसे रोक दिया था। सबसे पहली बार 2004 में ऐसी कोशिश हुई थी। तब सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होने का हवाला देकर मुस्लिमों के लिए ओबीसी कोटे में 5% आरक्षण की व्यवस्था की थी। हालांकि कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। इसके बाद राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग ने सभी मुसलमानों को पिछड़ा माना था। इसके आधार पर सरकार ने 2005 में एक बार फिर से सभी मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण तय किया, लेकिन एक बार फिर कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। 2010 में फिर एक बार मुसलमानों की कुछ जातियों को 4% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे ये कहते हुए रद्द किया कि ऐसा आरक्षण की व्यवस्था करने से पहले कोई भी सर्वे नहीं किया गया। आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के आरक्षण का मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है और इस पर अभी फैसला होना बाकी है।
तो देखिए, आपको शो देख के समझ में आ गया होगा कि कैसे मुस्लिम आरक्षण पर ये जो मेन लड़ाई है वो आके टिक गई है और अभी भी लोकसभा चुनाव चल ही रहे हैं, कुछ और फेजेस बचे हैं। अब देखिए किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, लेकिन ये मुस्लिम फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो जीत और हार तय कर सकता है। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।